सिफेलिक और इधर होगी बेसिलिक। दोनों सिफेलिक और बेसिलिक जुड़ जाती है मीडियम क्यूबाइटल वेन। मीडियम क्यूबाइटल वेन बेस्ट माना जाता है क्योंकि उसका फ्लो बहुत फास्ट है। ठीक है, तो जब भी हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट देते हैं वो मीडियम क्यूबाइटल वेन देते हैं। ठीक है, प्रीफर्ड वेन इज मीडियम क्यूबाइटल। अगर मीडियम क्यूबाइटल नहीं मिल रहा है तो आपकी बेसिलिक में लगेगी या सिफेलिक। अगर लॉन्ग वेन चाहिए, प्रोमिनेंट वेन चाहिए, लो दिया अमेरिको से नीचे क्रॉस करते हैं तभी हमारी मीडियम क्यूबाइटल वेन आती है। उसके बाद ये हमारी बेसिलिक और सिफेलिक आपकी वेनस सप्लाई हो चुकी है अपर लिम्ब की। तो अपर लिम्ब में आपने क्या देखा था कि जहाँ से एक्सिलरी वेन है, जहाँ से एक्सिलरी वेन की ओपनिंग होती है वहीं से हमारी क्या हो जाती है सिफेलिक, और एक्सिलरी आगे कंटिन्यू हो जाती है ब्रेकियल और बेसिलिक। यही ना, यस। ब्रेकियल आपका क्या होता है, जस्ट लाइक आर्टरी की तरह ब्रेकियल एल्बो तक जाता है और रेडियल और अल्नर में डिवाइड होता है। लेकिन ये सिफेलिक आपकी सिफेलिक और बेसिलिक कंटिन्यू करती है, वो ब्रांचेस कोई नहीं देती। ठीक है, कहीं से भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती, वो कंटिन्यू करती है। एल्बो के पास आके दोनों ऑब्लिकली ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी इधर से जो पामर वेनस आर्क है यहाँ पे जो बन है उससे पूरा ब्लड इधर से एक इधर से और एक इधर से जा रहा है, तो फोर्स काफी फास्ट हो जाता है। जो बीच में दोनों से इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है, और ये हमारा तो हमारी प्रीफर्ड वेन होती है मीडियम क्यूबाइटल वेन। मीडियम क्यूबाइटल वेन इज द प्रीफर्ड वेन फॉर कैनुलेशन, और वो भी किस साइड का होना चाहिए? राइट साइड का। क्यों राइट साइड का होना चाहिए? राइट साइड का क्यों होना चाहिए? क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है और इधर से आने में नजदीकी लेफ्ट में सर आर्क फ्लोटा क्रॉस करता है, इसके वजह जो आपका सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा से जो ये राइट का सबक्लेवियन और जुगुलर वेन जो मिलके ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाती है, तो ये जस्ट यहाँ से ओरिजिन होती है और ओरिजिन होके कहाँ पे हार्ट पे चली जाती है। यानी सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में है ना, तो यहाँ की ब्रैकियोसेफेलिक वेन सुपीरियर वेना कावा से इजीली जुड़ जाती है, तो इसको डिस्टेंस कम कवर करता है। इधर की बात अगर हम करें, अगर इधर नहीं मिलता है तो फिर हमें इधर लगाना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बट इधर की बात करें तो यहाँ से आने के बाद इसको राइट साइड ट्रेवर्स करना, चलना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना, तो फिर फ्लो का फर्क हो जाता है। ठीक है, तो प्रेफरेबली हमारी कौन सी साइड चाहिए? राइट साइड। कोई भी एंजियोग्राफी करना है प्रीफर्ड साइड विल बी राइट साइड। क्लियर? अब आपने राइट में देख लिया कंट्रास्ट इसमें एक चीज और बता दें कि किस किस स्टडी में राइट में ही लगना चाहिए। जब अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब तो लेफ्ट में लगाएंगे, अदरवाइज देखो ये जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है लेफ्ट की या राइट की, तो एओर्टा से पहले ही इधर एओर्टा जो आपका एओर्टा है एसेंडिंग से पहले ही इधर हमारी क्या है सुपीरियर वेना कावा, इधर से निकली और सुपीरियर वेना कावा में ही इंटर गई, तो एओर्टा पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ, लेफ्ट से ये सबक्लेवियन वेन आई, जुगुलर वेन आई, ब्रैकियोसेफेलिक बनाई, ये लेफ्ट की ब्रैकियोसेफेलिक वेन पूरे आर्क को क्रॉस करेगी, तो आर्क के ऊपर से जाएगी, तो आर्क की जो तीनों आर्टरी हैं वो तीनों आर्टरी को डिस्टर्ब क्या होगा? अभी इधर से जो कंट्रास्ट आपने दिया है ये अनडाइल्यूटेड कंट्रास्ट है,
बिल्कुल डायलूट नहीं हुआ है, ये सीधे अभी ब्लड में इंक है। यहाँ से यहाँ तक आने में जितना डायलूट हुआ वो वही हुआ। और जो एंजियो चल रहा हो जिस आर्टरी के, अगर आप सपोज करो कि एओर्टा में ब्लड आ गया, एओर्टा में ब्लड आने से पहले काम किया हो, आपके एओर्टा से ऊपर आपका कॉमन कैरोटिड, सबक्लेवियन और ब्रैकियोसेफेलिक में जाने से पहले वो कहाँ गया हो? एट्रियम, वेंट्रिकल, लंग्स, फिर एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल। तो इतने देर में कंट्रास्ट की डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। जो यहाँ पे कंट्रास्ट होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो एक्सरे को ज़्यादा रोकेगा, और यहाँ के जो होगी उस एक्सरे को कम होगा। तो वो रेज को इधर ही रोक लेगा, तो इधर वो नीचे पे जो सिग्नल है वो दिखाई नहीं, वो ब्लैक दिखेगा। दिस वेरी थिंग इज नोन एज स्ट्रिक्ट लाइन आर्टिफैक्ट। स्ट्रिक्ट लाइन आर्टिफैक्ट ऐसे लगेगा कि दूर से कोई बल्ब जल रहा है, तो बल्ब दिखाई देता है और बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है। तो वैसे ही ये बल्ब जैसा दिखाई देगा और बैकग्राउंड में कुछ दिखेगा। इसको स्ट्रिक्ट लाइन आर्टिफैक्ट बोलते हैं, या दूसरा बोलते हैं बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। बीम हार्डनिंग का क्या हुआ कि बीम को उसने क्या किया? हार्ड, जो भी सॉफ्ट बीम थे सारे को रोक दिया। जो हार्ड बीम थे सिर्फ और सिर्फ वही क्रॉस किए। वो क्रॉस इतनी तेजी से किए कि कुछ रुका ही नहीं, वो दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रही? बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट या इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइन आर्टिफैक्ट। इसमें दिक्कत ये आती है कि जब भी ब्रैकियोसेफेलिक में अपना कंट्रास्ट होता है, वो कंट्रास्ट आपके आर्क ऑफ एओर्टा से निकलने वाली आर्टरी को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए हम प्रेफरेबली क्या करते हैं, राइट साइड से देंगे। राइट साइड से जब हम कंट्रास्ट देते हैं तो आर्क ऑफ एओर्टा से निकलने वाली आर्टरी में कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी राइट की सबक्लेवियन डिस्टर्ब करती है, ठीक है, लेकिन वो भी कब डिस्टर्ब करती है? राइट की सबक्लेवियन कब डिस्टर्ब करेगी? राइट की ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी को राइट की सबक्लेवियन जब आपका कॉन्ट्रास्ट डोज स्कैन खत्म होने के बाद भी चल रहा है, तो उस वक्त डेंसिटी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी उसमें ज़्यादा होगी। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? बिल्कुल हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो अगर हम कंट्रास्ट डोज सही दें तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कैनुलेशन का प्रीफर्ड साइड कौन सा हुआ? राइट साइड में कौन सी वेन? मीडियन क्यूबाइटल वेन। बेटे फाइनल टच दो, नोट्स बना रहे हो, मैं कल नोट्स चेक करूंगा। राइट साइड में कैनुला लगाना है। कैनुला किस में लगेगा? मीडियन क्यूबाइटल वेन में लगेगा। प्रीफर्ड कैनुला कौन सा रहेगा? ये किस पे डिपेंड करता है? आप स्टडी कौन सा कर रहे हो? सीसीटी कर रहे हो, एंजियोग्राफी कर रहे हो, वेनोग्राफी कर रहे हो। एंजियोग्राफी भी कर रहे हो तो कौन सी एंजियोग्राफी कर रहे हो? अगर आप सीसीटी कर रहे हो तो सीसीटी में 45 से 60 सेकेंड के बीच आपका कंट्रास्ट जाना चाहिए। तो 45 to 60 सेकेंड के बीच अगर कंट्रास्ट जाना है तो आप कंट्रास्ट डोज अगर 100 भी दे दोगे तो भी आपको 2 ml पर सेकेंड, 2 ml पर सेकेंड के फ्लो रेट से दोगे तो 50 सेकेंड में चला जाएगा, तो भी हमारे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्टडी करनी है। अब जैसे 2 ml से ही हमारा काम चला जा रहा है तो हमें ATPase कैनुला लगाने की नीड नहीं है। आप ब्लू भी लगा सकते हो, पिंक भी लगा सकते हो। आइडियली पिंक लगे तो ब्लू से प्रिफर्ड माना जाता है। क्यों? एक्स्ट्रा वेजेशन के चांसेस कम होते हैं। बट जब भी आप कैनुला का साइज बड़ा करोगे, कैनुला की साइज बड़ा करते ही आपको वेन लॉन्ग चाहिए, टॉर्चुअस नहीं चाहिए, और ज्वाइंट पे नहीं चाहिए। ज्वाइंट पे क्या होता है? जैसे यहाँ पे या मेटाकार्पल पे
बहुत सारे सिस्टर देखती है कहीं पे भी मिल जाए इधर से, ये दिख रहा है यहाँ पे लगा, ये वेन दिख रही है मेरी, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो मेटाकार्पल या कार्पल वाले एरिया पे हमें कैनुला नहीं लगवाना है कभी भी। क्यों? क्योंकि वो टॉर्चुअस यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है और एक्स्ट्रावेजेशन के चांसेस ज़्यादा होता है। हमें कभी भी कैनुला किस पे लगाना है? लॉन्ग यानी फोरआर्म या एल्बो पे। फोरआर्म पे लगेगा तो कौन कौन सी वेन पे चांसेस हैं? बेसिलिक और सिफेलिक। सर फोड़ दूंगा मैं, टेक इट सीरियसली, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मेरे से 10 गुना सीरियस होना पड़ेगा। ये फाइनल टचअप जा रहे हैं ना, ये सब कुछ बताया हुआ है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आपके नज़र पे रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, बट मेरी नज़र में है, ठीक है। तो बेसिलिक या सिफेलिक प्रीफर्ड कौन सा होना चाहिए? मीडियम क्यूबाइटल पे। अगर मीडियम क्यूबाइटल पे नहीं लग रहा है तो बेसिलिक या सिफेलिक। किस केस में मीडियम क्यूबाइटल वेन पे नहीं लगेगा? जब पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ओबीज है तो ये वाली वेन नहीं दिखती, फिर फील करते हैं, जस्ट ऐसे करके फील करते हैं, दिखती नहीं है, सिर्फ पल्स फील होता है कि हाँ यहाँ से है। तो एग्जैक्टली उसी लाइन पर क्लिक करते हैं, बैक फ्लो आ गया तो जैसे ही आपका बैक फ्लो आया उसी जगह पे कैनुला को आप क्या करते हैं? स्टॉप, और उसके अंदर से नेडल को थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, निकालता नहीं है, हल्का सा बैक करना है कि उसका जो नेडल है वो थोड़ा सा बैक आ जाए और आगे क्या रहे? सिर्फ प्लास्टिक। रीजन क्या है? अगर निडल ही आगे रहेगा तो आप आगे बढ़ाओगे तो वेन को प्रिक करके बाहर निकल सकता है, ठीक है। और आपने क्या किया? निडल को थोड़ा सा इतना अंदर कर दिया, अब उसकी बिल्कुल फ्रंट पे क्या गया? प्लास्टिक इजीली प्रिक नहीं करेगा। प्लास्टिक क्या करेगा? वेन की वाल से टकरा के ऊपर ही रहते हैं। तो हम हल्का सा पीछे करते हैं, पीछे करके फिर पूरे कैनुला को आगे करते हैं। पूरे कैनुला को आगे करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? उसकी टिप पे प्रेस करना है, कभी भी 4 फिंगर से प्रेस करना है। 4 फिंगर याद रहे, 4 फिंगर से प्रेस करना है। लोग क्या करते हैं? एक से दबा देते नहीं, 4 फिंगर से प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे प्रेस करना है, प्रेस करके उसकी नीडल को बाहर निकालो और मिनिमम 10 ml से फ्लश देना है, 5 ml से फ्लश नहीं करना। देखो एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं? बैक फ्लो आ रहा है लगा देते हैं, बट आइडियली आपको फ्लश करना है, ठीक है। जैसे आप मतलब कैपिंग करने से पहले क्या करना है? आपको 10 ml का फ्लश पहले ही रेडी रखना है। नीडल बाहर निकाला, उसमें 10 ml का फ्लश दिया, पेशेंट से पूछना है पेन हो रहा है कि नहीं। अगर आप दे रहे हो और पेशेंट को दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वेन से अगर वेन के अंदर होगा तो वो चीज़ जो 10 ml है वो कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको जगह मिलेगी जाने की। भाई वेन है ना, तो ब्लड तो लेके जा रहा है, तो 10 ml दोगे तो उसको भी लेके जाएगा। आ थोड़ी रहा है, जा रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे 10 ml दोगे तो वो आगे बढ़ेगा, इजीली चला जाएगा। लेकिन अगर वो वेन से बाहर है तो दोगे तो क्या होगा? कैपिलरीज को, सेल्स को झटका देगा, सीवियर पेन होगा और इजीली जाएगा भी नहीं। तो देते हुए पूछना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है किसी पेशेंट में कि मसल काफ़ी वीक होती है, फैटी पेशेंट होता है, दोगे तो इजीली जा रहा है लेकिन वो वहीं पे बल्ज हो रहा है, और ओबीज पेशेंट है इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा फैटी पेशेंट है ना, तो फैटी टिश्यू के बीच में स्पेस रहता है। अगर मस्कुलर है तो क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। अगर मस्कुलर बॉडी है तो 5 ml भी दोगे वहाँ पे टेंडरनेस हो जाएगी। लेकिन अगर वो भी फैटी पेशेंट है 20 ml भी दे दो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि काफ़ी लूजली अटैच है, बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। क्लियर है? लेकिन पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। तो जब भी आप कैनुला भी लगाओगे, फ्लिक कर किया उतना ही दर्द होना चाहिए।
प्रिक करने के बाद उसको दर्द नहीं होगा। अब प्रिक करके नीडल पीछे करके जैसे ही आप अंदर कर रहे हो, पेशेंट को अगर पेन हो रहा है यानी कैनुला आपका आउट। क्लियर है? ये गांठ बांध लेनी है, ये फाइनल टचअप है। रीजन क्या है? इंटरव्यू में आप जाओगे, ये सारी चीजें बताओगे, इसका मतलब आप सालों से कर रहे हो, तो इसको भूलने का मतलब नहीं बनता है। ये 100% याद रहना चाहिए। ये नहीं कि सर बता रहे हैं तो वैसे इसलिए बता दे रहे हैं, बताने की चीज़ है नहीं। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाएगा, और इंटरव्यू में इस लेवल का आंसर देते हैं तो आपने किया है। क्लियर है? तो कैनुला में पेन नहीं होना चाहिए, प्रिक करने के वक्त दर्द होना चाहिए। ओबीज पेशेंट है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पल्स को फील करते हैं और जस्ट उसी के सामने लगाते हैं। आज के डेट में वेन को लोकेट करने के लिए मशीन आ गई है, ठीक है। आप उसके ऊपर स्कैन करोगे तो उसमें वेन दिखाई देगी कि कहाँ पे वेन है, टॉर्चुअस तो नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट है, तो उससे ऐसे देख के और उसी के सामने हम वेन लगा देंगे। बट आप थोड़ा सा पल्पेट करोगे, वो क्या किया, मुट्ठी बंधवा दो और इधर से क्या करो, टाइट कर दो, इसे बांध दिया, बांध के टॉर्निकेट से जब ऐसे आप सेट करोगे तो यहाँ पे पिंच करोगे तो यहाँ के सेल्स क्या होंगे, उनको एनर्जी चाहिए, हिल रहे हैं, तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। करते ही ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और आगे क्या होगा, बंद हुआ है, तो ये वेन मोटी वेन आपको दिखाई। तो थोड़ा सा मेहनत करना होता है, हार्डली 2 से 3 मिनट और वेन आपको दिख जाएगा। लाइफ सेविंग वेन किसको बोलते हैं? रेडियल वेन। रेडियल जब कोई भी वेन नहीं मिले तो रेडियल वेन मिलता है। इस पेशेंट की कोई भी वेन नहीं मिले तो रेडियल वेन मिल जाती है। रेडियल वेन कहाँ पे होगी? रेडियस के पास, ठीक है, ये वाली। ये वेन अगर आपने यहाँ से पकड़ लिया टाइट, ठीक है, और ऐसे कर लिया, 2 से 3 बार ऐसे करो, ठीक है, 2 से 3 बार में मोटे से मोटे बंदे में भी ये वेन फील होनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे आपको पूरी फील होगी। और यहाँ पे बांधने के बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट को पेन होगा, लेकिन आपको आर में ऐसे वेन खिल के आ जाएगी और वो स्ट्रेट भी होती है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा दर्द पूरी बॉडी में वेन में होता है, ये काफ़ी पेनफुल होता है, ठीक है जी। तो कैनुला आपको लगाना यहाँ पे काफ़ी इजी है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मसल भी ज़्यादा तो इजीली मिल जाता है और ये वेन स्ट्रेट भी होती है। क्लियर? आई थिंक वेन और कैनुला के रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। वेन की रिगार्डिंग मीडियम क्यूबाइटर राइट साइड की, अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर बैसिलिया पैरेंट में एंटी ब्रैकियल की यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट दोनों में कहीं भी नहीं मिल रहा है तो फिर रेडियल में भी नहीं मिल रहा है तो फिर पैर में जाते हैं। पैर में अगर उधर भी नहीं मिल रहा है तो बोटी में जुगुलर में डालते हैं। ये हम नहीं डालते, एनेस्थेसिया की टीम डालते, ठीक है। सेंट्रल लाइन आप सुनोगे जब जाओगे तो एक लॉन्ग टर्म एडमिशन अगर पेशेंट का है तो कैनुला जैसे महीना दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन का एडमिशन है तो कैनुला बार बार क्लिक करोगे, उससे उसकी आर्टरी कंटिन्यूअस दवाई चल रहा है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जुगुलर वेन से सीधे कहाँ चले जाते हैं, सुपीरियर वेना कैवा में, ठीक है, डायरेक्ट जुगुलर वेन से डाला और एसबीसी में छोड़ दिया, ठीक है। और ये 14 गेज 16 गेज का होगा सेंट्रल।
और बाहर में उसका 3 या 4 पोर्ट निकालना है एक के साथ, वो आता ही है 3-4। ठीक है, यानी एट ए टाइम आप 4 तरह की मेडिसिन उसको चला सकते हैं वहीं से। एक से नोराइड्स चल रहा है। नोराइड्स क्या होता है? नोराइड्स बता दूं मैं, कल परसों आया था तो लगता बच्चे पूछ रहे थे। NORADS नोराइड्स आर द मेडिसिन टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट। बीपी बढ़ गया हो या कम हो गया, उस केस में नोराइड्स चलाया जाता है। ठीक है, ये जनरली कार्डियक पेशेंट के साथ है, जिसका हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो नोराइड्स पे डाल देते हैं और नोराइड्स इन्फ्यूजन के थ्रू जाता है। इन्फ्यूजन पंप क्या होता है? जैसे आपका प्रेशर इंजेक्टर है ना, एग्जैक्टली वैसे ही इन्फ्यूजन पंप भी होता है। इसमें भी हम फ्लो रेट, टोटल डोज कितना ml देना है? 50 ml देना है। फ्लो रेट क्या रहेगा? 0.5 ml पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 0.5 या उससे 0.1 ml, 0.2 ml, तो जितना भी है उतना ml पर सेकेंड फ्लो रेट सेट कर दिया। ठीक है, इन्फ्यूजन में। और इन्फ्यूजन पंप जो होता है, जैसे प्रेशर इंजेक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वैसे ही वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो चार्जिंग पे चलता है, हमेशा आप उसको लगा के रखने के लिए नहीं। ठीक है, आप बेड साइड में फिक्स रहता है। ठीक है, अगर चल ही रहा है तो बेड साइड हम ऐसे जगह लगाते हैं कि चार्जिंग की नीड हो तो उसे प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल अगर ले जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इन्फ्यूजन पंप के बारे में मैं बता रहा था। हाँ, एट ए टाइम इन्फ्यूजन पंप भी लगा हुआ है, नॉर्मल सलाइन भी चल रहा है, बीच में पेशेंट को सेडेट करना भी है, बेहोश भी करना है। आपका मारने लगा तो मिडाल देना है, प्रोपोफोल देना है, विटामिन देना है, कोई भी मेडिसिन, जितनी ये मेडिसिन है सारी क्या है? सेडेटिव ड्रग्स। तो इनमें से कोई भी अगर देना है तो देने से पहले हमें उसके लिए एरिया कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो उसे हमने दे दिया, MSP दे दिया, कॉन्ट्रास्ट एजेंट देना है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी दे दिया। तो इनमें 4-4 लाइनें होती हैं, ये नहीं कि एक बंद करो तो दूसरी से दूसरी। तो सेंट्रल लाइन हमारी किसी भी स्टडी के लिए यूज हो सकती है। एक स्टडी जो कंट्राइंडिकेशन है वो है नेक की स्टडी, क्योंकि इसमें क्या होगा? आर्टिफैक्ट आएंगे ना, क्योंकि आर्टरी में जाने से पहले ही जुगुलर वेन क्या होगी? भरी हुई मिलेगी। नहीं समझ में आया? आप नेक की एंजियोग्राफी कर रहे हो और कंट्रास्ट कहाँ से दे रहे हो? नेक की वेन से। तो एक तरफ से कंट्रास्ट जा रहा है और इधर से आ रहा है, तो जब आर्टरी दिखेगी तो नेक की वेन क्या होगी? भरी हुई रहेगी। कैसे जा रहा है? आर्टिफैक्ट आएगा। ज्यादा कौन चमकेगा? जा रहा है, वही ना? क्लियर? 2 मिनट के गैप लेते हैं, तो पूरा समझा दो कि ऐसे ऐसे होता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करना है। कोई डाउट है? अगर आप कंफ्यूज होगे तो जूनियर के जूनियर ही रहोगे। डोंट गेट कंफ्यूज, बिल्कुल थंब रूल की तरह सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। CCT के बारे में हमने डील कर लिया है, डोज कितना जाएगा। ठीक है, फिल्मिंग हमने कर दी है, आई थिंक नेक का कर दिया, ऑर्बिट का कर दिया, फेस का कर दिया, नेक कर दिया, और चेस्ट और एब्डोमेन पे हम जी। चेस्ट में हमने देख लिया था कि IV कंट्राक्शन देना है, ओरल कब देना है? सस्पेक्टेड परफोरेशन, ये एसोफेगस, फिस्टुला या परफोरेशन,
suspected हो, suspected था। क्लियर है। अब एब्डोमेन की बात करते हैं। एब्डोमेन में थोड़ा सा हमें डिटेल देखना पड़ेगा। एब्डोमेन में हमारा आईवी कंट्रास्ट आप देते हैं तो जीआई ट्रैक्ट क्या होता है? क्लैप्स होता है, तो उसकी बात उतनी बेटर विजुलाइज नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, उसको डिलिनिएट करने के लिए ओरल कंट्रास्ट देते हैं। ओरल कंट्रास्ट हालांकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जहाँ पे 264 साइज सीटी है, वहाँ पे ओरल कंट्रास्ट एजेंट के तौर पे प्लेन वाटर देना शुरू हो चुका है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे लोग सिर्फ प्लेन वाटर दे रहे हैं। प्लेन वाटर क्या एक्ट करेगा? एज ए निगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट होगा ना, 0 He वैल्यू हो जाती है। तो आप अगर म्यूकोजल लाइनिंग देखेंगे, म्यूकोजल लाइनिंग यानी इंटेस्टाइन की बात, तो उस पे अगर कोई मास या लीजन होगा और कॉन्ट्रास्ट एजेंट दोगे तो वो कैसा दिखेगा? हाइपर दिखेगा, हाइपरडेंस दिखेगा ना। जी। तो वो म्यूकोजल थिकनिंग आपको क्लियरली पता चल जाएगी। ठीक है। प्लेन वाटर अब वो थिन कट्स हैं, काफ़ी थिन कट्स हैं, तो थिन कट्स होने की वजह से हमारे को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जब 5 mm के कट्स लिए जाते थे, 10 mm के कट्स लिए जाते थे, ठीक है, इतनी बेटर रिजोल्यूशन नहीं होती थी, तो हमें ओरल कंट्रास्ट मीडिया दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटा ही दिया गया है, जो पहले से रेडियोलॉजिस्ट हैं वो अभी भी मांग रहे हैं। हमारे मैथ्स में भी ओरल कंट्रास्ट दिया जाता है, आपके यहाँ भी ओरल कंट्रास्ट दिया जाता है, ठीक है। बट जो भी नए नए अभी पढ़ाई करके आ रहे हैं उनका बोलना है कि भाई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप जब भी CCT एब्डोमेन करेंगे तो आपको ओरल कंट्रास्ट भी देना है। ओरल कंट्रास्ट कौन सा दोगे? डाइट्राइल, गैस्ट्रोवीडियो, गैस्ट्रोग्राफी द ब्रांड में, ठीक है। डोज क्या होता है? 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम किसका निकालेंगे? लिक्विड का। वेट किसका निकालेंगे? सॉलिड का। वेट बाई वेट मतलब सॉलिड होगा कोई चीज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब लिक्विड ही होगा। वेट बाई वॉल्यूम लिक्विड में आप सॉलिड को डाल रहे हैं, तो 2% वेट बाई वॉल्यूम यानी 100 ml में 2 ग्राम, यही ना, 100 ml में 2 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर वही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया तो 100 ml में 2 ml, 100 ml में 2 ml, क्लियर है। तो आइडियली ये होता है। तो 20 ml की वायल आती है या फिर 30 ml की वायल आती है। अगर 20 ml की वायल आती है तो करते क्या है, 1 लीटर में 20 ml और 1 लीटर में 20 ml। अगर 30 ml की वायल है तो थोड़ा थोड़ा पानी कम करके 15 ml एक बोतल में और 15 ml एक बना के दे देते, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 to 2 ml per सॉरी 1 by 1 by वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? लिक्विड डालना है। अगर 1.5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी कितने ml में कितना ml डालोगे? बता के तो मैं निकल रहा था, लेकिन समझ में आया, समझ में आया। सर 1 लीटर में 10 1.5
परसेंट, तो 1 लीटर में कितना होगा? आप सीधे 1 लीटर में मत जाओ ना, आप 100 ml में, हम बात कर रहे हैं परसेंट का मतलब क्या होगा? तो 100 पे कितना डालोगे? 1.5। 1.5% का मतलब क्या होगा? अरे 1.5 रुपये ब्याज है, तो 1.5 रुपये ब्याज किस पे है? 100 रुपये पे। तो 1.5% 1/1, यानी 100 ml में 1.5%, तो 100 ml में 1.5 ml, तो 1000 ml में 1500 ml हुआ ना, 15 ml हुआ, 1000 में 15 ml हुआ, ठीक है। 100 ml में 1.5 ml, तो 1000 ml, यानी 10 गुना ज़्यादा, तो 1.5 का 10 गुना ज़्यादा कितना होगा? 15। 2% 20 यही ना। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। करते क्या है, 30 ml की वायर होती है, 15 ml एक में, 15 ml एक में डाल के दिया जाता है। पानी थोड़ा कम कर, 200 ml इसमें से कम, 200 ml इसमें से कम, और ऐसे करके बना दी जाती है। ओरल कंट्रास्ट बना दिया जाता है, और ओरल कंट्रास्ट मीडिया को पीने के लिए दिया जाता है। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट क्या है कि कोई भी लिक्विड इंटेक अगर आप कर रहे हो, लिक्विड इंटेक स्टमक में, तो 2 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटे में वो कहाँ पहुंच जाएगा? शायद आप रेक्टम में, वो पहुंच जाएगा रेक्टम में, ठीक है। तो हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि भैया आप हर 5 या 10 मिनट के गैप पे 150 ml की ग्लास है, एक ग्लास पियो। तो 1.5 घंटे जो पहले पिया था वो रहेगा रेक्टम में, और उस वक्त जो पिया था वो रहेगा स्टमक। तो यूनिफॉर्म डिलिनिएशन, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा, और पीछे से आप पीते रह रहे हैं, तो पूरा इंटेस्टाइन फिल हो जाता है, ठीक है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी चीज़ है जिसमें यूनिफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कभी बढ़ती है, कभी बढ़ती है, ठीक है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई डिजीज हो, स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ के कुछ और देखना हो, तो ओरली बेस्ट, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन कोई डिजीज हो, तो ओरल से वो उतना बेटर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और उसमें हमें जनरली आर्टरीज भी देखनी होती है, तो अगर हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट दे दें तो आर्टरी उतनी अच्छी नहीं दिखाएगी, यानी ओरल अगर हम दे दें पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया, तो आर्टरी उतनी अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो हम क्या करते हैं, आईवी भी देते हैं और प्लेन वाटर देते हैं, ठीक है। और प्लेन वाटर में स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अच्छे से नहीं हुई तो वो पूरी तरह से फिल नहीं होगा, तो उसको मिला देते हैं पैकलेट। पैकलेट क्या करता है, पूरा पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देता है, ठीक है। और स्कैन से जस्ट पहले पेशेंट को दे देते हैं वेस्कोपान इंजेक्शन। वेस्कोपान दिया तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट? एमएम के ही कट्स लेते हैं ना, मास्टर रिप्लेसर पे, तो आप उसी से बना दो फिर। हेड से लेके चेस्ट एब्डोमेन सब में, हाँ जॉइंट्स में 3 mm के कट्स आप डायरेक्टली लेते हो 5, अगर 5 mm के लेते हो तो फिर आपको 3 mm के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप ऑर्बिट है, ऑर्बिट में अगर 5 mm ले लिया तो क्या करना पड़ेगा, 0.5 से 3 mm का बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है पता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच नमक, इलेक्ट्रोलाइट
क्या क्या मिल गया? चीनी से क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज मिल गए, ठीक है। और नमक में सोडियम और पानी में सारे मिनरल्स हैं। सर नमक ज़्यादा पिएंगे ज़्यादा हम क्यों पिएंगे? एक बोतल दिन में पी लो बस काफ़ी है। कुछ जिम वाले बंदे से इसी को जिम वाले बंदे को। और दर्द क्या है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का पार्ट है। फीवर क्या है? इम्यून सिस्टम का। खांसी, जुकाम, जो भी आपको थोड़ा सा सिम्टोमेटिक सिम्टम्स है, ये क्या है? आपके इम्यून सिस्टम का। ये हमारा इम्यून सिस्टम। आप अगर स्टेरॉइड्स लेके देखो चुटकी यहाँ पे कुछ काट दिया, स्वेलिंग हो गई, स्टेरॉइड्स लो, क्यों? हिस्टामिन बनना ही बंद कर देगा वो। इम्यून सिस्टम बंद कर देगा, हिस्टामिन ही बता रहा है वो, हिस्टामिन बनेगा ही नहीं तो सूजन खत्म, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स दिया जाता है कि इम्यून सिस्टम रुक जाए और दवाई साथ में चलता रहे, लेकिन सिर्फ स्टेरॉइड्स लेके दीवार तोड़ते रहो, समझदारी नहीं है। अंदर से आपको क्या करेगा? खोखला जरूर। सर एब्डोमेन में थिंकर्स ज़्यादा आते हैं तो फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। थिंकर्स कैसे? 5 mm के कट्स कितने आते हैं? 90 में जाते हैं, 90 में जाए। सर वहाँ थिंकर्स आते थे 300 250। हाँ तो वो 1.25 mm के आते हैं ना। हाँ मतलब 5 mm के कट्स कितने आएंगे? 80 90 यही आएंगे ना, ज़्यादा ज़्यादा 100। तो आप क्यूबिक सिफाइस से नीचे 15-20 इमेज फालतू जाती है, डोम्स ऑफ डायफ्राम से ऊपर 15-20 इमेज फालतू जाती है। तो कुछ ऊपर के नहीं, जहाँ से लीवर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट इमेज वहाँ से दे दो, और जहाँ पे क्यूबिक सिफाइस खत्म हो रहा है लास्ट इमेज वो दे दो। तो आपको 2 फिल्मों में एब्डोमेन हो जाता है। हाँ बड़ी बड़ी देनी है तो 3 फिल्म में दे दो, अदरवाइज 2 फिल्म इज मोर देन 40x40 80 इमेज आप इजीली दे सकते हो, ठीक है। ये फाइनल टचअप मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जस्ट समझो कि आई एम टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, सॉरी टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट में फर्क क्या है? ये ठीक है। ओरल कंट्रास्ट एजेंट हम कब नहीं देंगे, किस केस में नहीं देंगे? CCE एब्डोमेन अगर लिख के आ रहा है तो आइडियली आपको ओरल बना के देना है। ओरल बनाने का पैटर्न मैंने आपको क्या बताया? 2% वॉल्यूम बाई 2%। तो 2% में एक्चुअली होता क्या है? 50 ml की वायल आती है या 20 ml की? 20 ml की वायल आई तो 20 ml एक बोतल में, 20 ml एक बोतल में डाल के दे दो। अगर 15 ml की वायल आई तो आधा एक बोतल में, आधा एक बोतल में, बट पानी को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो 15-15 ml दोनों में डाल दें, ठीक है। तो वो 1.5 to 2 ml वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के परसेंटेज में चला जाता है और सही आता है। ओरल देने का तरीका मैं बता रहा था कि आपको जो 2 घंटे में कोई भी लिक्विड रेक्टम तक पहुंच जाता है, तो आप जो पहला ग्लास लिए वो रेक्टम पे रहेगा, लास्ट ग्लास कहाँ रहेगा? स्टमक। अच्छा, जब हम टेबल पे लटाते हैं तो थोड़ा सा गैप हो जाता है, पेशेंट को लेटाया, पोजिशनिंग किया, सारा कुछ किया, तो हम टेबल डोज पेशेंट को ये बोलते हैं कि लास्ट के 1 या 2 ग्लास, यानी 150 to 300 तक बचा के रखते हैं। तो 1 या 2 ग्लास, वो 1 या 2 ग्लास जस्ट हम क्या करते हैं? टेबल उसी वक्त तभी के तभी इसलिए देते हैं कि स्टमक भी अच्छे से क्लियर है। जब कोई डाउट? ओरल हो गया। ओरल हम कब नहीं देंगे, मतलब पॉजिटिव कंट्रास्ट कब नहीं देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन टैबलेट देते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉमन डिजीज जो इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती है, क्रॉन्स डिजीज, CROHLS, क्रॉन वाज द नेम ऑफ साइन, क्रॉन्स डिजीज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है, ठीक है। क्रॉन्स डिजीज में, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मॉल बॉयल लूप्स में
कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई मास रीजन सस्पेक्टेड अल्सर, तो स्मॉल बॉवेल डिजीज आप बोल सकते हो। एक सिंगल लाइन में स्मॉल बॉवेल डिजीज को देखने के लिए, स्मॉल बॉवेल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? चलो, अब इसके अलावा पॉजिटिव कंट्रास्ट और किस केस में नहीं देते हैं हम? एंजियोग्राफी जो आप करते हैं, तो एंजियोग्राफी में तो वैसे भी हमें इंटेस्टाइन नहीं देखना, लेकिन ट्रिपल फेज लीवर, ट्रिपल फेज लीवर, क्लियर है? तो ट्रिपल फेज लीवर में हमारे को क्या चाहिए? इंटेस्टाइन तो भरा हुआ चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव कंट्रास्ट देंगे तो आर्टरी भी दिखेगी, तो हम प्लेन वाटर पीने को देते हैं। 1 घंटे में 1 लीटर पी जाओ, 1 घंटे में 1 लीटर पी जाओ, उसके बाद हम ले लेते हैं। ये अगर ज़्यादा देर 1.5 घंटे पीना है तो 1.5 लीटर पी जाओ, 2 घंटे में 2 लीटर पी जाओ, क्या मिनिमम 1 लीटर तो देना ही देना है। अपर एक्सट्रीमिटी जो है उसमें जो कैमुलेशन होती है वो फुट में होती है। क्यों? अगर बोथ अपर लिम्ब है तो, अगर सिंगल है तो राइट का है तो लेफ्ट में कर लो, लेफ्ट का है तो राइट में कर लो, ठीक है। आइडियली जो अपर लिम्ब किया जाता है तो एक एक ही किया जाता है जिसमें दिक्कत होती है, और बहुत कम ऐसे केस आते हैं जिसमें दोनों में दिक्कत हो। तो मतलब ये हमारा काम है कि हम उनके डॉक्टर को एडवाइस करें कि सर जिसमें आपको दिक्कत हो उसी में करो। एक से हम देंगे और दूसरे से स्कैन आएगा। अगर राइट का करना है तो लेफ्ट में लगाएंगे, लेफ्ट का करना है तो राइट में लगाएंगे। और सब दोनों में हो तो फुट में तो फिर लगाएंगे, कौन से फुट में लगाएंगे? राइट में लगाएंगे, राइट में हम लगाते हैं। हालांकि उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेफरेबली हम राइट में लगाते हैं। रीजन क्या है? देखो, जो आप फुटबॉल खेलते हो तो किस पैर से ज़्यादा, जो राइटी है वो राइट, तो जिससे एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसका ब्लड फ्लो क्या होगा? दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो प्रेफरेबली हम राइट में लगाते हैं, बट राइट लेफ्ट से पैर में उतना फर्क नहीं है। फ्लो रेट में भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर नीचे से लेंगे तो फ्लो रेट जो हम देंगे, फ्लो रेट तो वही रहेगा। टाइमिंग पे आपको ध्यान रखना है कि जब भर जाए तब स्टार्ट करो। अगर आप लोअर लिम्ब में दे रहे हो तो ओटा में थोड़ा भरने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दूर से जा रहा है ना कंट्रास्ट, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और टाइमिंग ज़्यादा लगती है। नीचे से आप देते हो तो टाइमिंग 20 सेकेंड 22 सेकेंड लग जाता है ऊपर तक ओटा में आने में, क्योंकि पहले ये IVC भरेगा, इंफीरियर वेना कावा भरेगा पूरा, इंफीरियर वेना कावा से फिर वो ऊपर जाएगा एट्रियम में, तब जाके ओटा में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये मेंटली हमारे को प्रिपेयर करना है। डिस्कस कर ले, पढ़ चुके हो वैसे MR में ट्रिपल पेज डिस्कस हो चुका है जी। सीटी में भी हम यही है कि हम क्या करते हैं, ओरल कंट्रास्ट मीडिया प्लेन वाटर देते हैं और ROI और वैसे तो डिसेक्टिंग होता है। ROI आपको बता चुका हूँ मैं, जी, बता चुका हूँ ना। ROI बता दिया तो फिर एनजीओ में बचा ही नहीं कुछ। अगर आपको ROI क्लियर है, सीटी का ROI बताया मैंने, सिटी का नहीं बताया। एंजियोग्राफी दोनों में बताया, फिर ROI कब बता दिया? MR में बताया। MR में हर बॉडी पार्ट का ROI बताया है मैंने। सर आपने जो पैरामीटर पढ़ाए थे ना, हाँ, उसमें ROI का मतलब पूरा तो वो वही है, फाइनल वही है। ठीक है, तो आपको पता है ट्रिपल फेज में आप ROI कहाँ लगाओ। व्हाट्सएप पहला फेज लेंगे वो आर्टेरियल लेंगे, दूसरा वेनस, पोर्टल, थर्ड वेनस। दूसरा, और आर्टेरियल और पोर्टल दोनों अपर एब्डोमेन का। जो वेनस लेंगे वो नीचे वेनस ऑफ प्यूबिक सिम्पल। तो पहला जो फेज रहेगा उसमें टाइमिंग कैसे डिसाइड करोगे?
पहला जो आर्टिकल फेज रहेगा वो तो आरवाई के बेस पे है। आरवाई जी लगाएंगे, जैसे ही वहाँ कंट्रास्ट पहुंचा सांस रोक लीजिए, ले लीजिए सांस। अब सपोज करो कि आपका एओर्टा तक कंट्रास्ट पहुंचने में टाइम मिल गया 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10-12 सेकेंड, 15 सेकेंड में आता। अब 15 सेकेंड आया, 5 सेकेंड आपको लग गया कितना, ब्रीथ होल्ड हिला के सांस रुकवाने में। ठीक है, ये सांस रुकवाया तो 5 सेकेंड लगा, और स्कैन किया तो 5 से 7 सेकेंड लगा। ठीक है, तो 15, 5, 20 और 7, 27, 27 सेकेंड्स हो गए। अब आपको लेना है टोटल फेज। टोटल फेज कैसे लेंगे, जब कंट्रास्ट किया था उसके 35 सेकेंड के बाद, तो आपने कंट्रास्ट जब से दिया था तब से लेके अभी तक 27 सेकेंड निकाल चुके, हो चुका है या नहीं? 27 सेकेंड। कोई डाउट है? नहीं। कैसे किया हमने? 15 सेकेंड जोड़ा एओर्टा में पहुंचने का, डिसेंडिंग एओर्टा में, उसके बाद 5 सेकेंड ब्रीथ होल्ड का टाइम दिया और 5 to 7 सेकेंड स्कैनिंग का। टोटल 27 सेकेंड में आपका एओर्टा मतलब आर्टरी फेज आपका आ चुका है। ठीक है जी हालांकि टाइम इतना ज़्यादा लगता नहीं है, मैं ज़्यादातर 17 से 22 सेकेंड के अंदर हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, 10-12 सेकेंड में एओर्टा में पहुंच जाता है। 3 से 4 सेकेंड आपको ब्रीथ होल्ड का कमांड देने में लगता है। ठीक है, और मतलब वही मैक्सिमम 20 सेकेंड पहुँचते पहुँचते क्या होगा, स्कैन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम बच जाता है कितना, 15 सेकेंड। उस 15 सेकेंड का हम डिले दे देंगे किसमें, टोटल फेज। या टोटल फेज स्टार्ट होगा तो 15 सेकेंड के बाद स्टार्ट, 15 सेकेंड के बाद स्टार्ट। तो वो जैसे ही 35 सेकेंड पूरा होगा, सांस रोकिए, ले लीजिए सांस। सपोज करो 5 to 7 मिनट्स उसका 5 to 7 सेकेंड्स उसमें रोकिए। अब इतने सेकेंड्स लगे, 10 सेकेंड भी रख लो अगर, तो 35 और 10 सेकेंड का डिले और दे दो, 55 सेकेंड। 55 सेकेंड पे आपका वेनस फेज आता है, 10 सेकेंड पे वेनस फेज। ठीक है, तो इसमें रखने वाली चीज़ आई डोंट थिंक कि इसमें रखने वाली चीज़ जी तो जब कैसे करेंगे सर कि अगर नीड होती है तो हम डिलेट लेते हैं। डिलेट में हमें क्या देखना है, वॉश आउट। ठीक है, देखो आर्टेरियल जो पेज में जो चीज़ इन्हांस करता है, अगर कैंसरस होगा तो टोटल वेनस आते आते वो वॉश आउट हो गया। लेकिन जो वेनस पेज में भी इन्हांस करता है उसका हम देखते हैं कि कितनी देर के बाद ये वॉश आउट हो रहा है। हीमेंगियोमा जो होता है ये एब्सेस होगा, तो एब्सेस 6-7 मिनट के बाद भी वो बना रहेगा, और हीमेंगियोमा होगा तो पास होगा। ब्लड वेसल्स का गुच्छा होगा तो निकल जाएगा, और अगर एब्सेस वगैरह हुआ तो वो इतनी जल्दी पास आउट नहीं होगा। तो ये हमारा तरीका है डिलीट का। तो एक हम 5 मिनट या 7 मिनट्स का डिलीट डन। ये ट्रिपल फेज था। इंटेरोक्लाइसिस, इंटेरोक्लाइसिस में हम क्या करते हैं, इंटेरोक्लाइसिस या इंटेरोग्राफी, पैकलेग पैकलेग देते हैं हम। पैकलेग हम कितना देंगे और कैसे देंगे, ओनली अगर फीडिंग के बाद टाइमिंग कितनी देर के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर। ठीक है, 45 मिनट्स के अंदर हम दे देते हैं, और 45 मिनट्स होते होते टेबल पे ले लेंगे। 1 घंटा कंप्लीट होते होते स्कैन हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्कैन से जस्ट पहले हम 10 इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब होता है कि पेशेंट को मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी स्टार्ट नहीं हो और बॉडी में मूवमेंट रुक जाए। इंडिकेशन क्या है, स्मॉल बॉल डिजीज। ठीक है,
पर आज नहीं रहने देते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद अगर टाइम मिले तो इसका देखें। ठीक है, इसका कौन सा